So in today's session, we'll mainly discuss about the Umayyad Caliphate and the changes introduced by Umayyads. ये Umayyad Caliphate कौन? The Caliphate line that started from Muawiyah is known as Umayyads. मुआविया से शुरू होने वाला खलीफाओं का वंश उमैयद वंश कहा जाता है. They ruled the Muslim states almost for 90 years, from 661 to 750. 661 से लेकर के यानी अली की हत्या के बाद से और 750 तक. 750 में क्या होता है? 750 में अब्बासिद डायनेस्टी के लोगों ने जो है वो रिवोल्ट किया. अब्बासिद रेवोल्यूशन इसको कहते हैं. और उन्होंने उमैयद्स को उखाड़ फेंका और नया खलीफा बन गए. फिर उन्होंने काफी लंबे समय तक खिलाफत चलाई, 750 से लेके 1200-1250 तक. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 400-500 साल तक जो है वो अब्बासिद खलीफा ही शासन किए. आप सोचोगे अब्बासिद फिर बहुत ताकतवर रहे होंगे. ऐसा कुछ नहीं था. अब्बासिद भी बहुत समय तक खलीफा नहीं बन पाए. उन्होंने किया क्या था कि उनके टाइम में उन्होंने एक नई जाति को इस्लाम में कन्वर्ट कर रखा था. उनके टाइम में टर्की यानी तुर्क जो होते थे उनको उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर रखा. अब आप सोचो कि तुर्क क्या इस्लाम में नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे. पहले ये सभी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज हुआ करती थी. कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इनका नहीं था. और सेंट्रल एशिया के आसपास बड़ी सारी ऐसी जातियां थी. उनमें तुर्क थे, तातार थे, मंगोल थे. तो ये सारे के सारे अलग अलग धर्मों का पालन किया करते थे. इसमें कुछ तो शमंस थे जो भूत प्रेतों वाला धर्म पालन करते थे. कुछ बौद्ध भी थे. मंगोल आगे चल करके बौद्ध भी हुए हैं. कुछ और धर्मों के थे. तो इस तरीके से इनका कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था. हाँ, तुर्क जो है वो लड़ाके बहुत अच्छे थे और उनकी इस साहस, उनकी लड़ाई, उनकी ताकत का फायदा उठाया अब्बासियों ने. और अब्बासियों ने तुर्कों को सेना में पहले शामिल किया, गुलाम के रूप में उन्हें शामिल किया. और फिर उन्हीं गुलामों में से जो सक्षम गुलाम होता था, जो ताकतवर होता था, उसे लीडर बना करके, उसे गुलामी से मुक्त करके सुल्तान बना दिया करते थे. अब सोचो कि जो गुलाम सुल्तान बनेगा वो तो हमेशा के लिए खलीफा का वफादार रहेगा. तो इस तरह के अब्बासी खलीफाओं ने अपने वफादार गुलामों को सुल्तान बनाना शुरू किया. और यही जो सुल्तान थे इन्होंने राज्य करना शुरू किया, जिसको हम सल्तनत कहते हैं. तो आज भी जब आप कहते हो कि सल्तनत, इनकी सल्तनत है, तो सल्तनत मतलब क्या हुआ? सुल्तान की जागीर सल्तनत, सुल्तान का टेरिटरी जहां पर वो शासन करता है, दैट इज कॉल्ड सल्तनत. और ये सुल्तान जो अर्लीस्ट सुल्तान हुआ करते थे, ये कौन थे? ये सब के सब तुर्की थे जो अभी नए नए मुसलमान बने थे. किसके अंडर में? अब्बासी खलीफाओं के. तो भक्त किसके थे? वही अब्बासी खलीफाओं के. तो आप ये कह सकते हो कि अब्बासी खलीफा इतने वर्षों तक शासन किए, तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा वजह रहा है वो रहा है उन्हें सुल्तानों का साथ मिलना. यानी तुर्की सुल्तान, खास करके तुर्की जो पीपल थे उनका सपोर्ट, सैनिकों का सपोर्ट. और इस वजह से इन्होंने बड़े लंबे समय तक शासन कर लिया. खैर, हम अब्बासियों तक पहुंचने से पहले उमैयद्स के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि उमैयद्स कौन थे, उन्होंने कौन कौन से काम किए, क्या ऐसे काम उन्होंने किए जिसकी वजह से उनके खिलाफ अब्बासी खड़े हो गए. अगर ये ठीक काम करते तो रिवोल्ट क्यों होता? अब आप सुनो ध्यान से. सो द फर्स्ट उमैयद कैलिफ वाज मुआविया. सभी को पता है ये उस्मान का कोई बहुत खास रिलेटिव था जो सीरिया में गवर्नर था. और इस दौर तक, अभी तक, चूंकि इस्लाम पैदा कहां हुआ था बेटा? मदीना में. तो एडमिनिस्ट्रेशन मदीना से चलता था. मक्का रिलीजियस प्लेस था, लेकिन प्रशासनिक जगह कौन सी थी? मदीना थी. तो सारा प्रशासन मदीना से चलता था. मुआविया जब खलीफा बना तो उसने क्या किया? मदीना से राजधानी ट्रांसफर करके दमिश्क कर दी. दमिश्क जानते हो कहां है? दमिश्क इज दमिश्क. ठीक है. तो मदीना से दमिश्क की तरफ राजधानी ट्रांसफर करना, ये पहला काम है किसका? मुआविया का. कुड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बताओ, पहला काम क्या है? ओके. अब आपको इस मैप में हम एक बार दिखा भी दें कि जिन जगहों का हम जिक्र कर रहे हैं वो जगह बेसिकली है कहां.
बेटा ये देखो मदीना है, ये रिलीजियस प्लेस मक्का है जहां पर काबा है, ये मदीना है जहां पर पहली राजधानी थी किसकी, इस्लाम की। और जब मुआविया, मुआविया कहां पे था, मुआविया ये सीरिया देख रहे हो ना, यहां पर वो गवर्नर था। तो मुआविया को लगा कि राजधानी भी यहां से हटा लेनी चाहिए, तो हटा के कहां ले गया, डेमास्कस। डेमास्कस कहां है, ये सीरिया में पड़ता है, ये सीरिया के मतलब इलाके में ही है। तो डेमास्कस में अपनी राजधानी रखा, किसने, मुआविया ने। मुआविया का पहला वर्क डेमास्कस ले जाना राजधानी, इसके पहले राजधानी कहां थी, मदीना। तो आप ध्यान रखना कि इस्लाम की राजधानी सबसे पहले मदीना थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मदीना था, उसके बाद ये डेमास्कस बना। और डेमास्कस के बाद जब अब्बासी खलीफाओं ने शासन करना शुरू किया, तो अब्बासियों ने यहां से हटा करके राजधानी बगदाद पहुंचा दिया। बगदाद देख रहे हो, ये है, ठीक है, डेमास्कस ये है। सबको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। और भी ध्यान से देख लो, डेमास्कस ये राजधानी बनाई गई किसके टाइम में, मुआविया के, और अब्बासियों के टाइम में बगदाद। बगदाद। हाँ, ये दोनों जगह याद कर लेना बहुत अच्छी तरह से। और ये देखो, ये कैरो है जो कि एक कैंप सिटी हुआ करती थी, इसे आज काहिरा कहा जाता है, अफ्रीका में पड़ता है। फुस्टैर, ये भी ट्रेडिंग सेंटर के नाम पे जाना जाता है। ये जेरूसलम यहां दिख रहा है, ये जेरूसलम है। आगे चल करके हम जेरूसलम के बारे में भी पढ़ेंगे जब हमारी बात आएगी, खास करके धर्म युद्ध की, जिहाद की। जिहाद नाम सुना है कि नहीं? हाँ, तो जिहाद क्या होता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ना। हालांकि अपने धर्म के प्रचार के लिए भी लड़ाई आजकल जिहाद बन गई है। तो इसमें होता क्या है कि जेरूसलम, ये जो जगह दिख रही है आपको बेटा, ये क्रिश्चियन इंपॉर्टेंस की जगह है। यहीं पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, तो जाहिर सी बात है, और पैदा भी इसी के आसपास हुए थे, बेथलहम में। तो ये क्रिश्चियन इंपॉर्टेंस की जगह है, ज्यूस के अपनी इंपॉर्टेंस की जगह है। लेकिन इसके बावजूद इस पर कब्जा इस्लामिक लोगों का हो गया, ये सारे इलाके इस्लाम के कब्जे में आ गए। तो सोचो, क्रिश्चियंस के इंपॉर्टेंस की जगह, रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जगह क्रिश्चियन की है, कब्जा इस पे इस्लाम का है, तो जाहिर सी बात है क्रिश्चियन इससे नाराज होंगे। तो ये जब होली रोमन एम्पायर शुरू होता है इटली में, और तो यहाँ पर जो पोप हुआ करता था, पोप ने सारे यूरोपियंस को भड़काया कि तुम्हारे धर्म पे अब जो है आंच आनी शुरू हुई है, धर्म को बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाओ। सो एवरीबडी नाउ टर्न टू बी वॉरियर्स। जितने क्रिश्चियन थे सब खड़े हो गए, सारे नाइट्स खड़े हो गए लड़ाई के लिए, तलवार उलवार लेकर के। और पोप ने सबके ढाल पर जो शील्ड होता था, जिसको लेकर के तलवार ढाल यही लड़ाई में होते थे, तो ढाल यानी शील्ड पे क्रॉस का निशान लगवाया गया, झंडा क्रॉस लगा। तो इसका मतलब क्रॉस लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लड़ रहे हैं वो फ्रांस के लिए नहीं है, वो जर्मनी के लिए नहीं है, वो इंग्लैंड के लिए नहीं है, वो और किसी के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, धर्म के लिए। तो कोई कहीं का भी नागरिक हो, चाहे वो फ्रांस के हों, फ्रांस के हों, स्पेन के हों, पुर्तगाल के हों, या कहीं के भी हों, सबके सब लड़ने के लिए आ गए। इस लड़ाई को क्रूसेड कहा जाता है। क्रूसेड मतलब क्रॉस के लिए लड़ाई, अ वॉर फॉर क्रॉस, टू सेव द रिलीजन, अपने धर्म को बचाने के लिए। बाद में इस्लाम के लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया, तो वो भी धर्म के नाम पर इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने इसका नाम जिहाद रखा। तो इस तरह से अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेजों के साइड से जो लड़ाई हुई, दैट इज कॉल्ड क्रूसेड, और मुसलमानों की तरफ से जो लड़ाई हुई, दैट इज कॉल्ड जिहाद। और इसमें कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अभी बाइजेंटीन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ का राजा एलेक्सियस भी बहुत इसमें काम करता है। ये लड़ाइयां कई बार होती हैं इस जेरूसलम को आजाद कराने के लिए। पहली लड़ाई में क्रिश्चियंस जीतते हैं क्योंकि उनके अंदर रिलीजियस फर्वर ज्यादा रहता है, लेकिन उसके बाद वो फिर हारना शुरू कर देते हैं, तो कंटिन्यूअस हारते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, जब हम इस सेगमेंट पे पहुंचेंगे। फिलहाल आपको हम लेके चलते हैं और आपको बता दें कि अभी तक की स्टोरी में हमने जाना उमैयद डायनेस्टी, जो कि 661 में शुरू होती है,
उन्होंने पहला काम किया, मदीना से दमास्कस अपनी राजधानी पहुंचा दिए, क्योंकि वो उनके ज्यादा करीब थी। He adopted court ceremonies and administrative institutions of Byzantine Empire. उन्होंने, वो राजा की तरह रहने लगे। कौन? खलीफा। खलीफा जो अभी रिलीजियस हेड था, अभी तो धार्मिक हेड था, उसे धर्म के काम करने चाहिए, लेकिन वो राजा हो गया। वो कोर्ट अपना बना लिया, दरबार बना लिया, और दरबार भी उतना ही आलीशान जितना कि बाइजेंटीन एम्पायर का। वो बाइजेंटीन एम्पायर से बहुत सीख रहा था। क्यों सीख रहा था बाइजेंटीन एम्पायर से भाई? कोई कारण? हम किससे सीखते हैं? अच्छा, हम सीखते हैं अपने पड़ोसियों से। तो जाहिर सी बात है, दमास्कस ये है, सीरिया ये है, यहां का कोई भी व्यक्ति सीखेगा तो कहां से सीखेगा? वो जाहिर सी बात है सीखेगा अपने पड़ोसियों से। तो ये पड़ोसी है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है राजधानी है कुस्तुस्तुनिया या इस्तांबुल जिसे कहते हैं, ये राजधानी हुआ करती थी बाइजेंटीन एम्पायर की। और बाइजेंटीन एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर को कहते हैं, यानी ये वाला जो एम्पायर था वो बाइजेंटीन एम्पायर था। तो बाइजेंटीन एम्पायर की जो कोर्ट सेरेमनीज थी, ठीक उसी का नकल ये सीरिया वाले कर रहे थे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। He also introduced hereditary succession. ये गजब की बात है। ये तो आपको पता ही है, मुआविया ने तय कर रखा था कि आज के बाद से फिर अगला खलीफा मेरे ही खानदान का कोई व्यक्ति बनेगा, तो फैमिली सक्सेशन शुरू हो गया था। ठीक है। एंड परसुएडेड द लीडिंग मुस्लिम्स टू एक्सेप्ट हिज सन एज देयर हेयर। और तमाम जो मुस्लिम सरदार थे उनको उसने इंस्ट्रक्ट करके रखा था कि सब स्वीकार करो मेरे बेटे को ही अगला खलीफा। उमैयद स्टेट वाज नाउ इंपीरियल पावर। उमैयद अब एम्पायर बना लिए थे एक तरीके से। ठीक है। अब वो सिर्फ धार्मिक नहीं रह गए थे, पूर्णतः राजनीतिक हो गए थे, पॉलिटिकल हो गए थे। इसका मतलब दैट वाज नो लॉन्गर बेस्ड ऑन डायरेक्टली ऑन इस्लाम। अब वो सीधे सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं थे, बल्कि स्टेट क्राफ्ट पे आधारित थे। यानी अब उनका काम धर्म चलाना नहीं था, राज्य चलाना था। ठीक है। और ये ज्यादातर लॉयल्टी ऑफ सीरियन ट्रूप्स पे यकीन करते थे, यानी सीरिया के जो सैनिक थे उन्हें सेना में शामिल किया जाता था और उन्हीं की मदद से ये राज्य चलता था। सो इट हैज टोटली बिकम एन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, नॉट अ रिलीजियस वन। देयर वर क्रिश्चियंस एडवाइजर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। उमैयद ने कई सारे क्रिश्चियन को भी अपना एडवाइजर रखा हुआ था, जोरोस्ट्रियंस को भी रखा था, लेकिन कभी भी इन्हें जो है हेड नहीं बनाते थे, मतलब रूलर नहीं बनाते थे। रूलर वो हमेशा अपने ही लोगों को चुना करते थे। So Islam continued to provide the legitimacy to their rule, and the Umayyads always appealed for unity and suppressed rebellions in the name of Islam. अब्दुल मलिक ये उमैयद डायनेस्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ है। यूं कह लो कि अंतिम महत्वपूर्ण शासक। मैं अंतिम नहीं कह रहा हूं, अंतिम महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके बाद के जो शासक होंगे ना वो बड़े कमजोर हैं। सो लास्ट इंपॉर्टेंट उमैयद कैलिफ, उमैयद खलीफाओं में अंतिम सबसे महत्वपूर्ण कौन था? अब्दुल मलिक। इसने क्या काम किया था? क्यों हम महत्वपूर्ण कह रहे हैं? इसने बड़े काम किए थे। जैसे अब्दुल मलिक अडॉप्टेड अरेबिक एज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रो अरेबिक था। प्रो अरेबिक माने अरबियों का बड़ा हितैषी था, बहुत फॉलोवर था और सपोर्टर था। आप सोचोगे अरबी सपोर्टर का मतलब? अरबी सपोर्टर का मतलब ये हुआ कि अरब की भाषा, अरब का कल्चर, अरब के लोग, यही सब इंपॉर्टेंट है। बाकी दुनिया में कहीं भी अगर इस्लाम पहुंचा है तो वहां के लोग गुलामों की तरह रहे। वो इस्लामिक हो सकते हैं लेकिन उसके लीडर नहीं बन सकते, हेड नहीं बन सकते। जैसे सीरिया में अगर हमने कब्जा करके रखा हुआ है, हमने इराक पे कब्जा किया है, हमने ईरान पे किया हुआ है, हमने मिस्र में किया, इजिप्ट पे किया हुआ है, अफ्रीका पे किया हुआ है, यहां तक कि हम स्पेन तक पहुंच गए, लेकिन उन जगहों की भाषाएं कभी भी रिलीजियस लैंग्वेज नहीं बनेंगी। वहां का कल्चर कभी भी अडॉप्टेड कल्चर नहीं होगा। वहां के लोगों को कभी भी बड़े पदों पर नहीं रखा जाएगा। इन जगहों पर कौन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अरेबिक। अरबी भाषा ही सही भाषा होगी पूरे मुसलमानों की। मतलब वो एक तरीके का नेशनल लैंग्वेज है उनका, इंपीरियल लैंग्वेज है। जहां कहीं भी एम्पायर जाएगा अरबी ही चलेगी, दूसरा कोई नहीं चलेगा। आप देख लो अफ्रीका में मोरक्को तक
जो है वो इस्लाम जाता है, तो इस्लाम में वहां पर भी जो उनकी लैंग्वेज है ना, वो अरबी ही है। अरबी मतलब अब केवल अरब की लैंग्वेज नहीं रह गई, अरबी हैज बिकम द नेशनल लैंग्वेज फॉर ऑल द स्टेट्स विच वर इस्लामिक। जबरदस्ती भाषा थोपी जाने लगी। ये काम किसने किया? अब्दुल मलिक ने। अब आप सोचो, इनसे क्या सारे खुश रहे होंगे? नहीं। अगर आपके ऊपर मैं अपनी भाषा थोपने लगूं कि नहीं तुम जो है बंद करो अपनी भाषा, मेरी वाली पढ़ो, तमिल पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, तो तुम्हें खराब नहीं लगेगा? बिल्कुल ऐसा होने लगा। अलग अलग जगहों के लोग वो अब खिलाफत करने लगे, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा कि उनके ऊपर एक भाषा जबरदस्ती थोपी जा रही है। दूसरा, उसने इस्लामिक कॉइनेज शुरू किया, सिक्के। अब्दुल मलिक, और अब्दुल मलिक ने सिक्कों में बड़े परिवर्तन किए। सिक्कों में क्या परिवर्तन किया? द गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम। उसने दो तरह के सिक्के चलाए, दिनार और दिरहम। आज भी अरेबिया में ये सिक्के चलते हैं, दिनार और दिरहम चलते हैं कि नहीं? ये यस सर, यस सर। ये सोने और चांदी के सिक्के थे। दिनार सोने का, दिरहम चांदी का। और ये दो के दोनों बाइजेंटीन अंपायर या ईरानी कोइन से कॉपी किए गए ऐसे ही। क्योंकि वहां पर एक चलता था सिक्का बाइजेंटीन अंपायर में, ड्रैकम। ड्रैकम से बना है दिरहम और डेनारियस से बना है दिनार। तो ये दोनों सिक्के कॉपीड थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज आया था। चेंज क्या आया था कि सिक्कों पर नाम लिखा जाना शुरू हुआ, खास करके अब्दुल मलिक का वो अरबी में, तो अरबी में ही नाम लिखा जाना शुरू हुआ। साथ में अब्दुल मलिक ने डोम ऑफ रॉक ये बनाया जेरूसलम में। जेरूसलम में जो क्रिश्चियन का अपना टेंपल हुआ करता था, यहूदियों का था, उसे तोड़ ताड़ करके इस्लाम का एक बहुत बड़ा सा मस्जिद बनाया, जिसे हम डोम ऑफ रॉक कहते हैं। इस बहुत बड़ी मस्जिदों में शुमार होता है ये, वो अब्दुल मलिक ने बनाया। तो कुल मिलाकर के अब्दुल मलिक बहुत ही, एक तो पावरफुल था, और दूसरे उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे। तीसरा, प्रो अरेबिक काम किया था, सिक्कों में सुधार लाया था, लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अरेबिक कर दिया था, जेरूसलम में रॉक ऑफ डोम बनाया, डोम ऑफ रॉक बनाया था। इस तरह की चीजें उसने करी थी। जाहिर सी बात है, जो लोग प्रो अरेबिक नहीं थे, यानी अरेबिक कल्चर और अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट करने वाले नहीं थे, बाकी जगहों के लोग थे, वो इससे नाराज होंगे। उन्हीं नाराज होने वाले ग्रुप्स में अब्बासिद्स एक थे, जिन्हें लग रहा था कि इस्लाम में जो कोई भी आ गया है वो हर कोई बराबर है, इस्लाम भेदभाव नहीं करता, तो ये तो भेदभाव वाली चीज गलत है। ठीक है। सो द अब्बासिड डिसेंड्स ऑफ अब्बास। अब्बासी कौन थे? ये प्रॉफेट मोहम्मद का एक अंकल था अब्बास, उसके बच्चे अब्बासिद्स कहे गए। उनका मानना था कि हम सही मायने में खलीफा होने चाहिए, इस वजह से क्योंकि हम प्रॉफेट के खानदान से हैं। और दूसरी बात, उमैयद्स ने, यानी मुआविया और उसके डिसेंडेंट्स ने अब इस्लाम को कम कर दिया है, राजनीति ज्यादा शुरू कर दी है, तो हम फिर से ओरिजिनल इस्लाम ले आना चाहते हैं, इसलिए मेरा सपोर्ट करो। अब्बासियों ने मिलकर के अपराइजिंग करना शुरू किया, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया। ये रिवोल्ट शुरू हुआ है 750 में। कौन सी जगहों पर? खास करके खुरासान में उन्होंने किया। खुरासान में क्यों कर पाए? खुरासान में इसलिए कर पाए क्योंकि देखो, सीरिया इराक ये वाले इलाके तो कब्जे में हुआ करते थे उमैयद्स के, वहां पर विद्रोह संभव नहीं था। तो दूर के इलाके जो डेमास्कस, दमिश्क से दूर थे, जहां पर मिक्स्ड ब्लड था, अरब भी थे और ईरानी भी थे, वहां पर ये रिवोल्ट आसानी से हो सकता था। जहां पर खाली अरब होंगे वो तो सपोर्ट कर देंगे मुआविया का ना, क्योंकि वो अरब का सपोर्ट करता था, तो जाहिर सी बात है अरेबियंस उसका कभी करेंगे। तो जहां पर अरेबियंस की जनसंख्या कम थी, वहां पर ये संभव था, और इसका फायदा उठाया। तो अब्बासियों ने खास करके ईरानियों का सपोर्ट लिया। अरब सोल्जर्स इन खुरासान वर मोस्टली फ्रॉम इराक, और वहां पे वो सीरियन डोमिनेंस से तंग आ चुके थे, इस वजह से उन्होंने भी साथ देना शुरू किया। साथ में जो सिविलियंस थे अरब के, खास करके खुरासान में, वो उमैयद रेजीम को डिसलाइक करते थे। क्यों? अब आप सोचोगे अरेबियंस का तो वो सपोर्टर था, तो अरेबियंस उसको डिसलाइक क्यों कर रहे थे? वो अरेबियन का सपोर्टर था, और इस वजह से उसने एक वायदा भी कर दिया था सपोर्ट में आकर के, मूड मूड में उसने कह दिया कि दुनिया में कहीं भी अगर अरेबियंस रहेंगे
तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कहने के बाद वो खुद भूल गया और खुरासान में अरेबियंस रहते थे, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, ये कह करके नहीं खुरासान से तो हम लेंगे। तो अरेबियंस को बड़ा नाराजगी हुआ, यार ये मेरा भाई भतीजा होकर के इतना सपोर्टर बनता है अरेबियंस का और हमसे टैक्स भी ले रहा है, तो भगाओ इसको, ये ठीक नहीं है। वो सारे मिलकर के ईरानियों के पक्ष में हो गए। तो सोचो, अरब अरब हैं, लेकिन अरब होने के बावजूद भी वो ईरानियों के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लग गया था। ये कुछ एक ऐसे कारण थे जिसकी वजह से खुरासान में ये विद्रोह शुरू हुआ। वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाया गया, जिसको हम कहते हैं दावा। ठीक है, ये दावा क्या है? दावा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मूवमेंट है अब्बासियों का अगेंस्ट उमैयद्स की सत्ता को उखाड़ने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया। ठीक है, और ये सक्सेसफुल रहा 750 ईस्वी में। इसका जो लीडर था दावा का, यानी इस मूवमेंट का, वो एक ईरानी स्लेव था, ईरान से आया हुआ एक गुलाम था जिसका नाम था अबू मुस्लिम। उस अबू मुस्लिम ने उमैयद खलीफा के खिलाफ ये जंग छेड़ दिया। इस वक्त उमैयद खलीफा कौन थे? मारवान, ये जो है वही अब्दुल मलिक के बाद बने थे। तो मारवान वो कमजोर पड़ा। जाब नदी के किनारे ये बड़ा सा लड़ाई होता है, रिवर जाब के किनारे, और इस लड़ाई में मारवान हारता है, और मारवान के हारने के बाद अबू मुस्लिम जीतता है, और उसने अल अब्बास, जो अब्बासी जो है मुस्लिम्स थे, अब्बासी रूलर थे उस दौर के, उनको अगला खलीफा बना दिया जाता है। तो यहां से अब्बासिद का खलीफा शुरू होता है। अब हम बात करेंगे कि अब्बासियों ने फिर क्या किया, क्योंकि उमैयद का तो हमें पता चल गया कि उमैयद ने प्रो अरेबिक कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करी। अब हम देखते हैं कि अब्बासियों ने फिर क्या किया, इसको पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है।